अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। इसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कोई भी चीज़ बनाना या तैयार करना। यह है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। मुख्तलिफ तरह के केमिकल कंपाउंड्स बनाना, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कोई भी केमिकल जो है उसको बनाना या तैयार करना ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है तजारती पैमाने पर, यानी वो केमिकल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको मार्केट में सेल किया जाए और उनसे प्रॉफिट हासिल किया जाए। तो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को इस मकसद के तहत बनाना कि उनको बाद में मार्केट में सेल करना है और उनसे प्रॉफिट हासिल करना है, इस चीज़ को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं, उनको फिर इंडस्ट्री जो है वो सेल करती है और उससे प्रॉफिट हासिल करती है। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसमें पहले जो है वो बेसिक केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। बेसिक केमिकल से मुराद ऐसे केमिकल्स हैं जो बराह रास्त हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि केमिकल इंडस्ट्री उनको बनाती है और दीगर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री उनको परचेज करती है, यानी उनको खरीद लेती है और उनके लिए वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं, यानी वो उनको मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसे केमिकल्स बेसिक केमिकल कहलाते हैं जो बराह रास्त हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी तैयारी में वो इस्तेमाल हुए होते हैं। बेसिक केमिकल्स जिस तरह ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये बेसिक केमिकल्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन ये बराह रास्त हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि दीगर इंडस्ट्रीज इनको खरीदती हैं और रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये केमिकल्स जो हैं ये इस्तेमाल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज और कहाँ पर करते हैं? दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक, यानी ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं ये इसको रॉ मटेरियल के तौर पर खरीद लेती हैं और उनको इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह फर्टिलाइजर्स हैं, यानी खाद बनाने वाली इंडस्ट्री, सोप यानी साबुन, टेक्सटाइल्स कपड़े की सनत, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, उसमें जो है वो फर्टिलाइजर का जिक्र पहले आ चुका। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं या हर्बिसाइड्स होती हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं और पेपर यानी कागज़ बनाने में भी ये वाले बेसिक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है नंबर 6 पर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। तो इस केमिस्ट्री का ताल्लुक है ऐसे एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिव होते हैं। बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर ही उनके एटम रेडियो एक्टिव हैं, यानी वो एटम जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं और खुद टूटते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, जो रेडिएशन वहाँ से निकलती हैं, उनकी स्टडी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। सेकेंड है न्यूक्लियर प्रोसेस, कि उसमें जो प्रोसेस होता है जिसमें वो एटम टूटता है, नए एटम्स का बनना, उन रेडिएशंस का खारिज होना, ये तमाम चीज़ें मजमूई तौर पर न्यूक्लियर प्रोसेस कहलाती है। एंड प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात क्या हैं, किस एटम से कौन सी जो रेडिएशन एमिट होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है ताकि इन रेडिएशंस को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो है मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी रेडियो थेरेपी, रेडियो रेडिएशन से है, और थेरेपी इलाज को कहते हैं। रेडियो थेरेपी यानी रेडिएशन के जरिए थेरेपी। तो आमतौर पर जो है कैंसर सेल्स जो हैं उनको डेड करने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। ये रेडिएशन कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और उनको मार देती हैं। इस तरह उनकी फर्दर जो है वो डिवीजन नहीं हो पाती। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी खुराक को महफूज करना। तो खुराक जो है वो इंडस्ट्री में जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद उसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद अगर
रेडिएशन उसमें से पास कर दी जाए तो उसके अंदर मौजूद तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड हो जाएंगे। अब वो पूरी तरह सील है, उसमें बाहर से कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं हो सकता, इसलिए वो फूड जो है वो खराब नहीं होगी। प्रिजर्वेशन कहते हैं उसको महफूज बनाना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। और नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी बिजली बनाने में इस्तेमाल। तो बाज़ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, उससे एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को स्ट्रीम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रीम टर्बाइंस को रन करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इसके जो है वो इस्तेमालात या यूजेस हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट, माहौल की केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये स्टडी है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की, कि जो माहौल है उसके कंपोनेंट्स यानी उसके अज्जा कौन कौन से हैं। माहौल जो है उसके जो अज्जा हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट से मुराद है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बायोटिक कंपोनेंट हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है, कि इर्द गिर्द जो है वो सॉइल है, वाटर है, एयर है, रेन है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये तमाम चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की स्टडी है। और सेकंड, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, जो इंसान है उसकी जो एक्टिविटीज़ यानी उसकी जो सरगर्मियां हैं वो भी माहौल को मुतासर करती हैं। इसका भी स्टडीज़ में जो है वो किया जाता है कि इंसान की एक्टिविटीज़ का माहौल के ऊपर क्या असर होता है। जिस तरह इंसान जो है मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज जब लगाते हैं तो उससे जो है वो मुख्तलिफ तरह का धुआं निकलता है, उसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं जो हवा को आलूदा कर देते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो है वो वेस्ट वाटर, उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो वहाँ पर जो है पानी उसको आलूदा कर देते हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट जो है वो ज़मीन को आलूदा करता है। इसी तरह जो है वो गाड़ियाँ हैं उनका धुआं वो भी हवा को आलूदा करता है। इंसान जो है वो जंगलात को काटता है रोड्स बनाने के लिए या उसके अलावा जो है वो नई आबादियाँ आबाद करने के लिए। तो ये तमाम इंसानी एक्टिविटीज़ हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो है स्टडी दो चीज़ों की। पहला कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के अज्जा की स्टडी, कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं क्या वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं या उसकी कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, जिस तरह पानी का आलूदा होना, ज़मीन का आलूदा हो जाना या हवा का आलूदा हो जाना। और सेकंड है कि इंसान की कौन कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो माहौल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो यह है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद इसका स्कोप, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये काफ़ी वसी है क्योंकि इसका दीगर साइंसेस के साथ भी ताल्लुक़ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू, दीगर जो साइंसेस हैं उनमें है बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। बायोलॉजी के साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक है क्योंकि माहौल जो है वो इफेक्ट ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर माहौल का कोई खास असर नहीं होता। तो बायोलॉजी जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर माहौल का असर। उसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ सॉइल, कि जितनी भी ज़मीन है उसमें जो सॉलिड मटेरियल है, खा वो रेत की शक्ल में है, मिट्टी की शक्ल में है, पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, खा वो हमें नज़र आ रही हैं या ज़मीन के नीचे हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी जियोलॉजी कहलाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको भी मुतासर करते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वो उसका माहौल है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह माहौल अगर ख़राब होगा, आलूदा होगा, तो उससे रिलेशनशिप जो है वो भी ख़राब होंगे, जानदार उससे मुतासर होंगे। नेक्स्ट जो है वह सॉइल। सॉइल यानी ज़मीन या मट्टी। ज़मीन या मट्टी जो है वो आलूदा होती है, और आलूदा वो इसलिए होती है कि अगर जो है वो आलूदा पानी किसी ज़मीन को लगाया जाए तो वो पानी ज़मीन में जज़ब होगा और उसमें जो जहरीले मादे हैं वो ज़मीन में आ जाएंगे। वही ज़मीन उससे फसलें उगाई जाती हैं, वो जहरीले मादे उन फसलों का हिस्सा बनेंगे, उनको बतौर खुराक जो है वो जानवर खाते हैं, उन्हीं से जो है वो इंसान की खुराक आती है। तो इस तरह जो है वो सॉइल अगर आलूदा होती है तो उससे इंसान पर फर्क पड़ता है। और इसी तरह वाटर है, अगर जो है वो वाटर आलूदा होता है तो वाटर जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, बराह रास्त जो है वो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और फसलों को लगाने के लिए किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा, अल्टीमेटली उसके असरात इंसान तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट इसका काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, यानी जो आलूदगी है उससे बचाना है। आलूदगी से जो बचाना है इसके लिए ज़रूरी है कि हम
केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करें और सबसे पहले ये देखें कि जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनका तज्जिया करें कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद इस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम ये देखें कि चीज़ें माहौल में कहाँ से शामिल हो रही हैं, इंडस्ट्री से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं, जहाँ से भी आ रही हैं उन सोर्सेज को फाइंड आउट करना, फिर उनकी स्टडी करके नए तरीके डेवलप करना कि वो आलूदा चीज़ें माहौल में शामिल ना हो। तो इस तरह हम माहौल जो है उसको आलूदगी से बचा सकते हैं। लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है इट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। इसमें जो है कोई भी मटेरियल है, कोई भी सैंपल है, उसमें हम उसको अलहदा करते हैं, सेपरेशन कहते हैं अलहदगी को, कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग करना, सेपरेशन एंड एनालिसिस। उसके बाद उसका तज्जिया करना। तज्जिया क्यों करना है? टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि वो जो कंपोनेंट्स हमने अलग अलग किए हैं उनकी शिनाख्त करनी है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इस तरह किसी भी मैटर या किसी भी मटेरियल उसके अज्जा को अलग करना और फिर ये उनको देखना कि ये कौन कौन से अज्जा हैं। ये वाली स्टडी जो है इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें जो है वो जो हम एनालिसिस करते हैं उसका मतलब क्या है? तो एनालिसिस की डेफिनेशन है एनालिसिस इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ मैटर। ये एनालिसिस की डेफिनेशन है कि हमने जो सैंपल है उसको एनालाइज करना है, उसका मतलब क्या है। तो ये एनालिसिस की डेफिनेशन जो है ये बुक में मौजूद नहीं है, ये आपने यहाँ से नोट कर लेनी है और इसको याद करना है क्योंकि ये बुक में मौजूद नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें बुक में मौजूद हैं। तो एनालिसिस जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को मालूम करना है। डिटर्मिनेशन मालूम करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं जिस तरह कोई भी मटेरियल है तो उसका जो है वो फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ें मालूम करना, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल कंपोजिशन, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि उसकी हमने केमिकल कंपोजिशन मालूम करनी है। केमिकल कंपोजिशन यानी उसमें कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं ऑफ सैंपल्स ऑफ मैटर, कि कोई भी जो मैटर है उस सारे के सारे को तो एनालाइज नहीं कर लेना, उसमें से छोटा सा सैंपल लेना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है और उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। इनको कहते हैं एनालिसिस, वो तरीकाकार जिसको अडॉप्ट करके हम किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं या उसकी केमिकल कंपोजिशन, कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस अमल को एनालिसिस कहा जाता है। एनालिसिस जो है उसकी दो अकसाम होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव लफ्ज़ जो है वो क्वालिटी से है। क्वालिटी जो है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी, कि कोई भी जो सैंपल है, कोई भी मैटर है, उसे जो हमने सैंपल लिया है उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी क्या है का मतलब ये है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम बताने हैं। जिस तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एयर, हवा जो है वो एक मैटर है, उसमें से सैंपल लिया, उसको एनालाइज किया और फाइंड आउट किया कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑर्गन मौजूद है और वाटर मौजूद है। तो ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सैंपल लिया, उसको एनालाइज किया और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए कि फला फला चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis determines the amount of each component present in the sample. जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सैंपल है उसमें कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं और साथ में
उनकी अमाउंट कितनी है, यानी हर कंपोनेंट की कितनी मिकदार उस सैंपल के अंदर मौजूद है। सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एयर इज, उसमें अगर नाइट्रोजन है तो उसकी परसेंटेज दी गई है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसका आपस में फ़र्क क्या है? कंपैरिजन के लिए एक ही एग्जांपल दोनों तरफ कंसीडर की गई है कि दोनों तरफ एयर की एग्जांपल है। अब एयर जो है उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें उसके कंपोनेंट्स के सिर्फ नेम बताने हैं, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि हर नेम जो फाइंड आउट किया गया है, जो कंपोनेंट है, उसके साथ में हमने ये भी बताना है कि किसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है। अगर सिर्फ उनके कंपोनेंट्स के नाम बताएंगे तो वो क्वालिटेटिव, और नामों के साथ साथ अगर हम हर एक की कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट भी बता देंगे तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। इसके बाद इसका स्कोप या एप्लीकेशन या यूजेस। तो ये फूड में इस्तेमाल होता है कि जो फूड जो है खासतौर पर जो इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है तो उसका एनालिसिस किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगर कोई भी जो है वो इस तरह की फूड आइटम जो कि प्रॉपर प्रोसेस हुई है इंडस्ट्री से, उसकी पैकिंग देखें तो उसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि इसके अंदर शुगर इतनी है, फैट इतनी है, साल्ट इतना है, और दीगर कंपोनेंट्स जो भी हैं उनकी परसेंटेज वहाँ पर लिखी होती है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसी तरह वाटर है, पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है और दीगर इसके भी इस्तेमाल हैं। हर इस्तेमाल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए इसको एनालाइज किया जाता है। मिनरल वाटर की बोतल आप देखेंगे उसके ऊपर भी इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिखा गया होता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एनालिसिस, के माहौल के अज्जा जो हैं उनको एनालाइज करना, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। कि माहौल के अज्जा क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये ज़्यादा कॉमन कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह हवा है उसका सैंपल लिया, उसको एनालाइज किया, मिट्टी या पानी का सैंपल लेकर उसको एनालाइज करते हैं। और लास्ट है क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस से मुराद ये है कि जिस तरह जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनके साथ जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं जिनको क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज कहते हैं, ब्लड टेस्ट होना है या कोई बीमारी है तो डॉक्टर कहते हैं कि फलां फलां टेस्ट करवाएं, तो वो जिन लेबॉर्ट्रीज में होते हैं उनको कहते हैं क्लिनिकल एनालिसिस। तो वहाँ पर भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही होते हैं। तो ये जो है ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये था टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो चीज़ें आपने याद करनी है, पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 इस पर जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फर्स्ट 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद लाइन नंबर 4 के दरमियान में केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फर्स्ट 1.5 लाइन इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस, ये और नेक्स्ट लाइन ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फर्स्ट 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन है और इसका जो स्कोप है सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक। लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट 1.5 लाइन ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आपने एनालिसिस की डेफिनेशन याद करनी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, बुक में नहीं है जो आपको बता दी गई है। उसके बाद एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं, ये लाइन नंबर 3 के दरमियान में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन है। और इसके फौरन बाद है क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव था, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। इसी लाइन का सेकेंड लास्ट वर्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सैंपल। इन दोनों का कंपैरिजन करना है और इनकी एग्जांपल कंपैरिजन में उसी तरह लिखनी है जिस तरह आपको बताई गई है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, थर्ड लास्ट लाइन सेकेंड लास्ट वर्ड इन दिस ब्रांच, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक ये इसका स्कोप है। तो यहाँ तक लेसन आपको लिखना है और सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।